नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। किसानों पर डंडे लेकिन सरकार का संडे। सरकार ने संडे मनाया हिसार में, पूरी भीड़ जुटी। कोविड गाइडलाइन का कोई पालना नहीं की गई, लेकिन किसानों पर डंडे लगे, उनके हाथ टूटे, पैर टूटे, खून बहा। और इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जेपी इस वक्त लाइव जुड़े हैं एक मत पोस्ट पर। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट पर। धन्यवाद जी। किसानों पर तो डंडे पड़े, सरकार ने संडे मना लिया कल हिसार में। मतलब कल का दिन हरियाणा प्रदेश के गौरवमय इतिहास में काला दिन के रूप में देखा जाएगा कि किस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ करके, WHO ICMR की गाइडलाइन को तोड़ करके हिसार में अस्थायी कोविड सेंटर, मैंने 40 साल की राजनीति में पहली बार सुना है कि अस्थायी कोविड सेंटर का, एक छोटे अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी स्पीकर, मेंबर पार्लियामेंट सब लोग आए हैं। ऐसी कौन सी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है जिससे कि हमारे हिसार के इलाके को कोई बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया? नहीं, बिल्कुल इसकी बहुत आलोचना हो रही है। ये उद्घाटन के बगैर भी काम चल सकता था। आज आदमी मर रहे हैं, उसमें आप भीड़ जुटा रहे हैं, तो क्या इससे कोविड नहीं फैलता? लोग सवाल उठा रहे थे कल, जब मुख्यमंत्री के साथ में इतने लोग थे, बड़े कंजेस्टेड हालत में थे, तो वो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वो स्लोगन कहाँ गया? वो केवल विपक्ष के लिए है, राष्ट्रीयता भी विपक्ष के लिए। इन्होंने एक हथियार बना दिया है सरकार ने। कहीं कोई विपक्ष का साथी बोले तो कह दे राष्ट्रीयता है, कहीं कोविड की गाइडलाइन, कभी लॉकडाउन का उल्लंघन। यानी कि इस तरीके से जो कल हिसार में हुआ है, इससे हमारा ही नहीं, मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमारी मातृशक्ति के ऊपर लाठी बरसाई, निहत्थे किसानों पर लाठी बरसाई, और लाठी नहीं बरसाई। कल का मैंने दृश्य आप जैसे साथियों के वीडियो से देखा है, जिस तरीके से इजराइल में तोप के गोले फेंके जा रहे थे, इसी तरीके से हमारे निहत्थे किसानों, माता और बहनों के ऊपर टीयर गैस के गोले फेंके गए, इसी तरीके से लाठी चार्ज किया गया। और मुझे तो यहाँ तक भी मालूम है कि पहली बार मैंने जिंदगी में देखा है पुलिस के लोग पत्थर बरसाए। इसका मतलब पुलिस का पहले से ये एक सोच थी कि मुख्यमंत्री जी चले गए। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करके भाषण देके जा चुके थे, उसके बाद में ये लाठीचार्ज हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं का भी खून बहा है। सुरेश भाई, मेरी एक सोच है और मेरी मांग है। वैसे तो ये आंदोलन किसान संगठनों का, हम तो उनके साथ खड़े, उनके पीठ पे। अगर उनके साथ कोई सरकार जुल्म और तशद्दुद करेगी तो हम लोग उनके पीठ के पीछे खड़े हैं, हम भागेंगे नहीं। हालांकि आपसे, बिल्कुल आपसे बात करने के दौरान ही हमने बीजेपी के नेताओं से भी बात की, अगर उनका कोई नुमाइंदा आना चाहे तो वो आ सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सबको लगता था कि इसमें उनके पास में कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कुतर्क देने से अच्छा उन्होंने समझा कि इसमें हिस्सा ना लें, इसलिए फिर आप सीधे सीधे सिर्फ आप इस वक्त हैं। अदरवाइज हमने ये कोशिश की थी कि बीजेपी की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी हो, लेकिन उनके जो सवाल कल से आ रहे थे, कुछ सवाल थे, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। और दूसरा सवाल ये भी था जेपी जी, क्या हरियाणा में हालात बिगड़ सकते हैं? अब जो स्थितियां हो रही हैं, और कल राकेश टिकैत भी आके कह गए हैं किसानों को निकलना होगा, ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी, तो क्या इससे आपको लगता है कोई अंदेशा कि हरियाणा में हालात ठीक नहीं होंगे? कल जिस तरीके से हिसार जिला की पुलिस ने, हिसार जिला के कप्तान की एक नैतिक जिम्मेवारी है एसपी की, कि जब मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, बैरिकेड खोल दिए गए प्लांट स्कीम से, और चारों तरफ से निहत्थे किसानों को, हमारी माता और बहनों को घेर करके पत्थरों से मारा गया। जब पुलिस पत्थर चलाती है, समझो कि अनार्की शुरू हो गई है। और जब यदि यही हालत किसान ने अपना ली तो क्या करेगी फिर पुलिस? ये गलत फैसला था। इसके ऊपर पुलिस कप्तान की जिम्मेवारी सौंपी जाए, और इनके ऊपर मैं कहता हूं कि इस तरह की जांच हो कि पत्थर कहां से आए हैं पुलिस के पास। चलो ये तो मान लिया टीयर गैस है, लाठी है, पत्थर कहां से लेकर के आई है पुलिस? पुलिस ने हमारी माता और बहनों को, 70 साल की हमारी माता को जिस तरीके से टीयर सेल के गोले सिर पे मारे जाते हैं, कभी तमाशा बना दिया। कल बीजेपी वाले कल कमेंट भी कर रहे थे कुछ, हालांकि बीजेपी के नेता यहाँ नहीं, लेकिन उनके कमेंट में आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो किसान वहां गए थे, क्या वहां कोई सर्कस लगी हुई थी? वो किस लिए गए थे? उनको नहीं जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है ना हम लोगों का कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी। हमारे कहावत है कि बंदर के हाथ में बंदूक आ जाए
तो पता नहीं किसको गोली मारेगा, किसको छोड़ेगा, उस तरह दे दो तो किसकी नाक काटेगा, किसकी कान काटेगा। दुर्भाग्य हमारे साथियों का है, हम लोगों का है कि हम लोगों ने भावना में बह करके यहाँ पर एक ऐसा गठबंधन की सरकार बनाई। तो मैं बीजेपी से बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूँ, आज कल जो लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ का सांसद रहा है दुष्यंत चौटाला, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनकी अध्यक्षता थी और उसकी अध्यक्षता में किसानों के ऊपर लाठी चले और वो परिवार एक भी लफ्ज ना बोले। तो जिस तरीके से उन्होंने कंडेला कांड किया था, आज तीसरा बड़ा कांड पीपड़ी कांड के बाद इन किसान सम्मेलन संगठनों के ऊपर जो ये जुल्म कल किया है, ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस परिवार ने इसकी सजा लोग तो जयप्रकाश जी ये कह रहे थे कि भी मुख्यमंत्री को चाहिए था चंडीगढ़ से एक बयान जारी कर देते, बोल देते जी अस्पताल तैयार हो गया, जनता को जिसको दिक्कत हो वहां भर्ती कराओ, उद्घाटन की जरूरत नहीं है। तो शायद कुछ लोग उनको सराह देते कि ये अच्छा काम किया, ये ठीक किया। लेकिन उन्होंने खुद वो आए जिद करके, जैसे कहा गया कि एक चैलेंज के तौर पे लिया गया भी सरकार तो वहां पर आएगी। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, जो लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, आपसे गुजारिश भी है कि पेज को लाइक और शेयर जरूर कर लें और वो तस्वीरें एक बार आप देख लें तो पता लग जाएगा कि तस्वीरें किस तरह की थी। जब मुख्यमंत्री आए थे हिसार में तो भीड़ उनके साथ में कैसी थी, वो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वो कहाँ गया। जी सर, चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो तस्वीरों में आपने देख लिया किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ में भीड़ है, कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा उनके साथ हैं, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता उनके साथ हैं, हांसी के विधायक विनोद भ्याना हैं, पार्टी के और तमाम छोटे बड़े बहुत सारे नेता जो भी फोटो खिंचवाने के शौकीन होते हैं, सभी लोग उनके साथ थे। तो वो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सब बेईमानी साबित हो गया। वो तो है ही, वो तो हम लोगों के लिए, किसानों के लिए है। 6 महीने से किसान बैठे हैं सीमाओं के ऊपर। क्या जेजेपी और बीजेपी का एक भी ऐसा नुमाइंदा, ऐसे पदाधिकारी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाहर आए जी। और ये विशेष तौर से मैं कह रहा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी थी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में जेजेपी वाले लेकर के आए हैं। आज तक प्रधानमंत्री से बात नहीं की। अपने परिवार को जेल में से निकलवाने के लिए तो प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते हैं, लेकिन जब किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो, आज ये तो चौधरी देवीलाल के नाम से अस्थायी अस्पताल था, इस पे तो कम से कम एक लफ्ज इस पार्टी ने, इस परिवार ने बोलना चाहिए था। इस परिवार की चुप्पी सरकार का संपूर्ण समर्थन, लाठीचार्ज का संपूर्ण समर्थन में मानूंगा। तो इसलिए साथियों और सुरवेश जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि आज आप कहते हैं ना, भेड़ के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं, जिसको लहरे का ज्ञान नहीं। तो ये जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, मैं नहीं समझता कि किसान के दर्द को ये जानते हैं। ये तो जेजेपी जो है, हमारे सीनियर साथी चौधरी रणजीत सिंह ने एक बार मैंने पढ़ा था, जो बयान दिया था, ये तो जैसे अरिस्टोक्रेट होते हैं ना, अरिस्टोक्रेट, उस तरीके का एक पार्टी, कारपोरेट हाउस, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस में से निकले हुए अरिस्टोक्रेटों की तरह। ये लोगों ने मालूम नहीं किसान का जीवन क्या है, गरीबी क्या है। लाठीचार्ज हुआ, एक लफ्ज आज 24 घंटे होने को जा रहे हैं, इस परिवार का, इस पार्टी का एक लफ्ज नहीं आया। तो आप सब ने इसकी निंदा करते हैं और जितनी ज्यादा निंदा की जा सके। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा साथियों कि अब आपने ऐसे परिवारों से पीछे हटना पड़ेगा जो किसान के दर्द को जो जानते थे, आज वो इस धरती पर नहीं है। ये तो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से संबंध है। एक साथी ने, मैंने देखा था 4 दिन सोशल मीडिया पे, और लाखों लाखों के कपड़े पहनने वाले इनके परिवार के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात, वो गरीब का दर्द जानेंगे, किसान का दर्द जानेंगे। एक दिन दराती हाथ में ले ली, उल्टी ली, फोटो खिंचवा ली, ट्रैक्टर पार्लियामेंट में लेकर के चले गए। तो कल का जो मुझे सबसे बड़ा दुख है, वो इतना सरकार पे दुख नहीं है जितना हिसार जिला की पुलिस के कप्तान के ऊपर दुख है कि मुख्यमंत्री था ही नहीं, उसके बाद लाठीचार्ज, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ये ऐसे जालिम पुलिस के लोग, इनको इतिहास और ये परमात्मा माफ नहीं करेगा। और ये बात आपकी ठीक है, आज तक मुझे जेजेपी बीजेपी का एक कार्यकर्ता बता दो, अस्थायी चीज का कभी उद्घाटन हुआ क्या? ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें राजनीति, एक आपको इतर सवाल है, राजनीति क्या हो सकती है? जिंदल की जमीन है,
देवीलाल का नाम है और जिंदल परिवार का वो ज़्यादा नाम वहाँ पर नहीं था, ना कोई गुणगान हुआ है। एक छोटा सा जरूर लिखा गया कि ऑक्सीजन जिंदल की तरफ से यहाँ पर होगी। तो ये ज़मीन जिंदल की थी, नाम देवीलाल का था। इस पे राजनीति क्या लगती है आपको, क्या राजनीति हो रही है? जो फंड आया वो लोगों के पैसे की, जो हम टैक्स की शक्ल में देते लोगों का था। इनका था क्या? ये एक राजनीति है ड्रामे की, क्योंकि ये समय पर तो इसको संभाल नहीं सके। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब पिछले साल अगस्त सितंबर में जो बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद हरियाणा में कोरोना तकरीबन कंट्रोल में था। सितंबर से लेकर के अप्रैल तक ये सरकार क्या करती रही? ये अस्थायी कोविड सेंटर उस वक्त नहीं बन सकते थे। और इनसे भी बढ़िया मजबूत हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे राधा स्वामियों के अच्छे अच्छे वो हैं, वहां नहीं लगवाए गए। वो परमानेंट स्ट्रक्चर भी है, ये तो प्राइवेट स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बिल्कुल प्राइवेट स्ट्रक्चर है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री के नाम का पत्थर लगता है, दुष्यंत चौटाला उस पर नाम लिखा जाता है, और भी कई लोगों के नाम है, और वो 2 महीने बाद वो पत्थर कहाँ होगा पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अस्थायी जगह है, वहां तो स्कूल है सर। वहां इसको कौन क्यों लगाएंगे? जिंदल क्यों लगाने देने लग गया जिंदल फैमिली? तो यही औचित्य समझ में नहीं आया कि इस पत्थर का औचित्य क्या था, जब ये पता है कि ये कोविड जब चला जाएगा, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, या 4 लगे, 5 लगे, क्योंकि वहां स्कूल है बच्चों का, बच्चे पढ़ने आएंगे, तो क्या वो पत्थर वो लगा रहेगा वहां पर? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, ये उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। और ये सारा का सारी व्यवस्था थी, अध्यक्षता डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या देखा? यहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट रहा है, इन इलाकों का इंचार्ज है। अस्थायी पत्थर पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है। ये तो लोगों की कमर पे भी पत्थर लगा देंगे सर्वेश, ये तो पत्थर मारेंगे और लोगों पर पत्थर फेंकेंगे। दूसरी बात अब ये है कि राकेश टिकैत हरियाणा में आते, लोग ये भी कह रहे थे, कल बीजेपी के लोगों ने कमेंट किए कि भी पहले यशपाल मलिक यूपी से आए थे, वो हरियाणा को जलवा के भाईचारा खराब करके, अब राकेश टिकैत पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और दूसरी बात, एक लोग ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत एंड कंपनी का जोर यूपी में क्यों नहीं चलता है? योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका विरोध वो नहीं कर पाते, उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार वो नहीं कर पाते, हरियाणा में क्यों आग लगवाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इस प्रदेश को, जो शांति प्रिय प्रदेश था, 7 वर्ष में समेत जेजेपी बीजेपी ने इस देश को आग में झोंकने का काम किया। आज ये बात मैं नहीं कहता, मोहन भागवत, माननीय मोहन भागवत जी, माननीय है वो, बहुत बड़े आदमी, आरएसएस के संचालक है, उन्होंने कल अपने बयान में कह दिया कि सरकार और अफसरशाही दोनों इस काम में असफल हुए। तो उनके बयानों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आरएसएस नाराज है इस पार्टी, इनके कार्यशैली से नाराज है, अब उसको छुपाने के लिए इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है टिकैत साहब का, इसके पिताजी भी किसान यूनियन में काम महेंद्र टिकैत को सब जानते हैं, उनको सराहा भी जाता है, लेकिन जब राकेश टिकैत की बात आती है तो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, खास करके बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई वो राजनीति कर रहे हैं, यूपी में चुनाव अगले साल, उसकी भूमिका तैयार हो रही है, यूपी में योगी का विरोध उनके बस का है नहीं, वहां वो करते नहीं है, हरियाणा में राजनीति करते हैं आके। योगी का विरोध तो सुरवेश भाई हमने करने की जरूरत नहीं, वहां की जनता करेगी। किस तरीके से जेलों में लोगों को, अपने राजनीतिक विरोधियों को या दूसरे अपने विरोधियों को गोलियों से मरवा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जीरो है उत्तर प्रदेश में, लाशों को गंगा में बह दिया जाता है। कहाँ है कंट्रोल वहां पर? वहां पर अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए, उनको डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, सबसे ज्यादा अव्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में है। और वेस्टर्न यूपी का किसान और ईस्टर्न यूपी का किसान, आज सारा उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय किसान यूनियन और इनके जो किसान संगठन है उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो हमारे बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। टिकैत की ना उत्तर प्रदेश की धरती है, ना हरियाणा प्रदेश की धरती है, ना पंजाब की। टिकैत एक किसानों का नेता है और इस तरह की बात नहीं मानेंगे। जब ये बात मैं कहता था उस वक्त समझ में नहीं आई बीजेपी और जेजेपी के लोगों को। जब यशपाल मलिक को पाड़ पड़ोस करके पूर्व गृह मंत्री की कोठी से यहाँ लेकर के आते थे बीजेपी के साथी, हरियाणा को जलवाते थे उसके माध्यम से, हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों होश में आ जाओ, भारत इस तरीके से यशपाल जैसे आदमी से हरियाणा को मत जलवाओ। तो उस वक्त यशपाल मलिक को तो बराबर बिठाते थे बीजेपी के लोग। आज वीरेंद्र सिंह डुमर खेवाड़ा, आज अभय सिंह चौटाला, आज दूसरे अपना ये अभिमन्यु,
दुष्यंत, क्या ये सभी लोग उसकी सभाओं में नहीं जाते थे? हम विरोध करते थे। बताओ कांग्रेस का एक नेता। नहीं, बिल्कुल, ये भी मैंने मान लिया आप विरोध करते थे, तो लेकिन क्या कल को ऐसे हालात होंगे जब आप ये कहेंगे कि हमें तो लगता था राकेश टिकैत भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? नहीं, ये किसान की लड़ाई है, राकेश टिकैत की। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी था, क्या हरियाणा में कोई किसानों का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव नहीं करने वाला नहीं है? यूपी से क्यों हायर करने पड़ते नेता? यूपी का क्यों है? हमारे किसान लगे हुए हैं, अलग अलग संगठनें हैं। ये बात हम नहीं मानेंगे। ये तो हमारे बीच में खाई पैदा करना चाहती है बीजेपी के लोग, ऐसा कहते हैं। धर्म के नाम से, जात के नाम से हरियाणा बांट करके दोबारा सत्ता ली है ना, इसी तरीके से हमें बांटना चाहते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का क्षेत्र नहीं होता। पूरे भारतवर्ष का किसान एक है, वो कहीं जाकर के आंदोलन चलाए, हम सब एक। इस पूरे मामले में जयप्रकाश जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि कांग्रेस पहले ही किसानों को समर्थन दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं किसान आंदोलन में, और पंजाब की जो कांग्रेस सरकार अमरिंदर की, वो भी साथ थी। तो अब जो हरियाणा में जो हुआ, हिसार में खासतौर पर जो लाठियां चली, खून निकला, खून बहा, महिलाओं का भी बहा, पत्थर चले, सब कुछ हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि एक्सपायर गोले छोड़ दिए, जो भी था। अब उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस तो यही कहती है कि भाई ये जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस, कानून के रखवाले पत्थर मारे जनता पर। इसे हम लोग पत्थर का भी इकट्ठा किया है। ये प्लांट स्कीम से किसानों को मारा गया है। हम इसका डट करके राजनीतिक तौर से, सड़क से लेकर के लोकसभा और विधानसभा तक हमारे मेंबर इसका विरोध करेंगे, और संगठन के लोग गांव गांव में जाकर के लोगों को बताएंगे कि लोगों, अब तो समझ जाओ, आप लोगों ने यहाँ पर ताऊ देवीलाल का नाम लेकर के, दादा का नाम लेकर के, परदादा का नाम लेकर के सत्ता में शामिल हुए व्यक्तियों ने इस प्रदेश के किसान को गोलियों से, गोली गल कह गया मैं, लाठी से और प्रूफ आपका ये जो गैस के गोलों से, आपके प्लास्टिक की गोलियों से, पत्थरों से मारा गया। और ये परिवार इस तरीके से बैठे, हम लोगों को बताएंगे। हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। राजनीति तो हमारी बड़ी क्लियर है। जब भी चुनाव आएगा, ये जेजेपी, बीजेपी, ये दूसरे जो वोट काटू लोग हैं, ये तो टोए भी नहीं मिलेंगे किसी को। तो इसलिए लोग तो समझ गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज देखो, और जेजेपी और बीजेपी का 7 साल का राज देखेंगे, तो लोगों के सामने ये बात आएगी कितना शांति प्रिय राज था 10 साल का। हमने कोई अस्थायी कोविड सेंटर नहीं बनाए, हमने स्थायी मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने स्थायी एम्स बनाया, हमने स्थायी शिक्षण संस्थाएं बनाई, हमने हिसार में 4 लेन से जोड़ा, हमने हांसी को रोहतक से रेलवे लाइन से जोड़ा, हमने हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये काम करने चाहिए थे, ये करते नहीं, अस्थायी। तो ये तो सबसे बढ़िया था, इसका उद्घाटन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मेरे हिसाब से, वो अपने दादा के नाम का सहारा लेकर के किसानों में बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी भी उसके बहकावे में आती है। आप देख लो ना, शराब तस्करी इतनी भारी हो रही है, और कह रहे हैं कि हम डिस्टिलरी वाले को पकड़ेंगे। अरे भाई, डिस्टिलरी में से शराब क्यों निकली? क्या ये विभाग की विभागीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं है जी? तो ये क्या करें, इनको क्या समझाएं? लोग ये भी कह देते हैं कि जनता भूल जाती है, जब चुनाव आता है तो मुद्दे कुछ और होते हैं, पहले कुछ और होते हैं। आज जो खिलाफत हो रही है बीजेपी की, सबको दिख रही है, सब जग जाहिर है, लेकिन क्या ये खिलाफत चुनाव जब तक होंगे तब तक बरकरार रहेगी, आपको लगता है? देखो, कहा हुआ शब्द भूला जा सकता है। जिस तरीके से किसानों को, मजदूरों को मारा गया है कल, इसको कौन भूलेगा? तो तन पे लागी, जो तन लागे सो तन जाने। जो किसानों पर लाठियां बांधी गई हैं, इसको कोई नहीं भूलेगा। बता देना चाहता हूं जेजेपी बीजेपी के लोगों को। काफी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, आपसे सबसे गुजारिश है कि शेयर करें, और कमेंट भी काफी लोग कर रहे हैं। कृष्ण डोले, नरेंद्र पूनिया है, महावीर सोनी, परवीन बुक्कल, बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कोई तो लोग कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला भी जिम्मेदार हैं, कोई कुछ कह रहा है किसान मजदूर एकता, और तमाम तरह के कमेंट हैं। लेकिन एक सवाल ये भी था, जयप्रकाश जी कल कमेंट कर रहे थे, तो उसमें बीजेपी वाले ही मुझे लगता है कि वो ज़्यादा थे कमेंट करने वाले। वो कह रहे थे कि प्रदेश में अगर यही चीज़ें रही तो अराजकता का माहौल हो सकता है। उन्होंने कहा कि टोल पर किसान के नाम पर लोग जमे हैं और वो मनमानी करते हैं। जब वो उनका दिल करता है तो टोल को, उस रास्ते को बंद कर देते हैं, नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है, जिसको मर्जी वहाँ से पास होने देते हैं, अदरवाइज रोक लेते हैं। तो ये मनमानी कैसी है? ये क्या इसका ऐसा नहीं लगता कि हालात बिगड़ सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं, अराजकता फैल सकती है? नहीं, बीजेपी के साथी झूठ बोलते हैं। टोल पे जो लोग बैठे हैं,
दिल्ली की सीमाओं पे लोग बैठे हैं। मैं बहुत बार दिल्ली से हरियाणा आता जाता हूँ, वो किसान तो रास्ता दुआते हैं। ये कौन व्यक्ति? कल एक बयान आया, झूठ बोले। कल बयान आया गुरनाम सिंह चड़ूरी का, इस कांड के बाद में, लाठी कांड हुआ उसके तुरंत बाद एक बयान आया, उसको लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि आप मेन रास्ते बंद कर दें नेशनल हाईवे, और साथ में ये कहा कि जो गांव के रास्ते हैं वो बंद ना करें ताकि हमारे भाइयों को दिक्कत ना हो। उनको लगता था कि जो गांव में जो लोग हैं वो उनके समर्थक हैं, उनके साथी हैं, और जो तंग होने चाहिए वो नेशनल हाईवे से जो लोग निकल रहे हैं उनको बेशक से दिक्कत आ जाए, तंग हो जाएं, लेकिन गांव के रास्ते वो खुले होने चाहिए। ये चीज़ उन्होंने एक कही, जिसको लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया कि भी ये क्या है। तो इसका मतलब साफ है कि वो शहरी लोगों के खिलाफ है क्या? नहीं, वो जिस साथी के मन में ये इस तरह की भावना आई है, मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ, ये इसी तरीके का आंदोलन है। देश की जंग आज़ादी की लड़ाई से पहले आपको याद होगा, मैं उन शहर के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह ने जब वहाँ पर बम फेंका तो उस वक्त ये कहा था इस ग्रुप ने, यंग ट्रक्स ने, कि भाई ये तो धुआं है, ये संकेत है। ये कल का जो टुडुनी साहब ने या टकैत साहब ने दूसरे संगठनों ने किया है, ये तो केवल एक सांकेतिक था। ये ऐसा नहीं था कि हम गाँव के रास्ते छोड़ देंगे, शहरों को बंद कर देंगे, गलत है। हमारे लिए इतने शहर हैं, इतने गाँव हैं, और शहर का, किसान का, मजदूर का, चोली दामन का साथ है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूंगा, गांव और शहर की लड़ाई मत करो। ये तो कल एक सांकेतिक था। ये नहीं कहते कि भाई उन पुलिस के अधिकारियों को हम सजा दिलवाएंगे। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, किसान आंदोलन चल रहा था और यही माइयड़ में किसान का बेटा गोली से, जाट आंदोलन, एक जाट का बेटा गोली से मारा गया था, याद होगा, और सुभाष यादव एसपी थे। तो मैं हिसार जिला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह करके 302 का पर्चा दर्ज करवाया था, क्योंकि पुलिस की गलती से हमारा एक बच्चा मरा था लाडूबा गांव का। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेजेपी के नेता ये क्यों नहीं कहते कि भाई मजबूरी में इन्होंने नेशनल हाईवे बंद करने पड़े, क्योंकि सरकार को जिताना था, सरकार को जगाना था, और मजबूरी में इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। ये हमारी तरह कहो बीजेपी और जेजेपी के लोग कि इनके पुलिस के खिलाफ पर्चा दर्ज करो, तो अगर ये लोग आगे आ जाते उसी वक्त, तो ये क्यों रास्ते बंद करने पड़ते? अब ये गलत है शहर गांव में। बिल्कुल। आपको लगता क्या है जयप्रकाश जी, इसका अंत क्या होगा? ये जो सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, बहुत पहले कर दिया कि वो रोल बैक तो नहीं करेगी, अब ये हालात होते हैं आगे पीछे, इसका हल क्या निकलेगा? ये प्रजातंत्र में जनता के सामने सबको झुकना पड़ा है, झुकना पड़ेगा। इस देश में अंग्रेज छोड़ करके गए, इस देश को मुगल छोड़ करके गए, जिनके पास तीर थी, तलवार थी, लाठी थी, तोप थी, गोली थी, और ये तो भारतवासी हैं। इस सरकार ने भी किसान के आगे झुकना चाहिए। और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनकी जिम्मेवारी है झुकना। किसान की, मजदूर की मांग है, मांग किसी की भी हो, सत्ताधारी दल का कर्तव्य बनता है कि वो बात करे। अकंठ अहंकार में डूबे हुई जो पार्टियां हैं वो कभी सत्ता में दोबारा। कल काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भी खट्टर सरकार के पास में क्या कोई सलाहकार नहीं थे क्या? उनको क्या जरूरत थी? वही सवाल जो हमने शुरू किया था, उनको आने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या सलाहकारों का टोटा है? सलाहकारों से सलाह ली नहीं जाती है, या सलाहकारों के भी दिमाग ऐसे ही हैं जो ऐसी सलाह देते हैं कि जाइए आप फर्स्ट क्रिएट करिए वहां पे? मैंने मीडिया एडवाइजर का एक बयान पढ़ा है दैनिक ट्रिब्यून में, मेहता जी का। उन्होंने इतना निकम्मी बात कही है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह नहीं सकता। ऐसे एडवाइजर होंगे मुख्यमंत्री जी के पास तो वे नाश ही होगा। उसकी एक झलक देख ली। हालांकि उन्होंने हाल ही में काम संभाला है, उनको जो अभी जो काम जिम्मा दिया गया है उसके बाद में ये पहला ही एक इवेंट था, उसकी बानगी आप कह सकते हैं। तो सवाल लोग यही कर रहे थे कि क्या कोई सलाहकार नहीं है, कोई कहने वाला नहीं था, या फिर राजा जी के आगे नमस्ते जी लगी रहती है, कहने की हिम्मत किसी की है नहीं, जी हजूरी वाले लोग शामिल हैं? यही है, मैं कह तो रहा हूं आपसे। नहीं, जेजेपी की जिम्मेवारी थी, ये इलाका जेजेपी के लोगों का है, यहाँ से एमएलए जेजेपी के हैं, तो ये क्या कर रहे थे? बीजेपी की जिम्मेवारी, जेजेपी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, जेजेपी की भी जिम्मेदारी जी। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, हमने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट की, पर्चा दर्ज किया एसएसपी के खिलाफ, तो क्यों नहीं बोलते ये लोग?
बिल्कुल बोलना चाहिए था। और ये घटना जो है इस पे वाकई बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं और ये निंदनीय है कि जो निहत्थे किसान थे, पैदल किसान थे, पैदल उस वक्त जा रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, डंडे मारे, खून निकला, खून बहा। जिम्मेदारी किसकी है? ये लायबिलिटी कोई फिक्स करेगा? मुझे लगता नहीं है कि सरकार किसी की लायबिलिटी फिक्स करेगी। भी इसका जिम्मेदार कौन है? डंडे लगे, खून बहा, कोई तो जिम्मेदार होगा। तो वो जिम्मेदारी फिक्स कम से कम होनी चाहिए थी। और कांग्रेस की भूमिका, जैसे कि जयप्रकाश जी कह रहे थे कि वो किसानों के साथ हैं, अब आगे क्या होगा आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिख के बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के हालात बिगड़ सकते हैं? अगर ऐसी ही घटनाएं और होती रही तो क्या बिगड़ सकते हैं? जाते जाते आखिरी सवाल जयप्रकाश जी, क्या बहुत जरूरी है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को जो गाँव में ना घुसने देने का जो ऐलान किया हुआ है उसको कंटिन्यू रखा जाए? आखिरी सवाल। नहीं, ये कोई वो जेजेपी के लोग किसानों के साथ, देहात के साथ, शहर के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनका व्यवहार गलत है। कोई विरोध नहीं है, सांकेतिक विरोध है, विरोध मजबूरी में है। बिल्लू बनवाला लिख रहे हैं कि लेडीज को तो जेंट्स पुलिस पीट रही थी, हालात ये थे कल पुरुष पुलिस जो थी उन्होंने डंडे मारे लेडीज को। महाभारत में भी ये लिखा गया है कि जब महिला आगे आ जाए, मर्द वो होता है, महिला पर वार नहीं करता। अरे तो जालिम गठबंधन सरकार है जिन्हें महिलाओं पर वार कराए है। आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता इस गठबंधन को छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी, चुनाव में सबक सिखाएगी। बिल्कुल, चुनाव का इंतजार रहेगा। सबक चुनाव के वक्त ही जनता सिखा सकती है, अदरवाइज जनता के पास में सिर्फ आंदोलन की और कोई ताकत नहीं होती। असली ताकत वोट की ताकत है जो चुनाव के वक्त होती है। हालांकि अगले साल 2 स्टेट्स में चुनाव होना है, यूपी में भी शायद इसकी बानगी देखने को मिल सकती है। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। जयप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ लाइव।